क्लास 12 चैप्टर सोशियोलॉजी, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कंटिन्यूटी एंड चेंज। फटाफट से चैप्टर पे आते हैं। इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं, हम तीनों पार्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले कास्ट, देन ट्राइब्स का पार्ट अलग आएगा और फैमिली का पार्ट अलग आएगा। कास्ट की बात करें तो कास्ट जो है ये कास्टा वर्ड से निकलता है। कास्ट एक इंग्लिश वर्ड है, इतना हमें समझ में आ रहा है। कास्टा जो वर्ड है वो एक पोर्तुगीज लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, पोर्तुगल वर्ड है। इसका मतलब होता है प्योर ब्रीड। ब्रीड होता है किसी भी चीज़ की, जैसे स्पीशीज़ होती है। फॉर एग्जांपल डॉग्स की जो स्पीशीज़ होती है, तो प्योर ब्रीड इस शब्द का मतलब है। अगर इंडियन लैंग्वेज की बात करें तो इसका 2 शब्द निकल के आते हैं, वर्णा और जाति। वर्णा का असल मतलब, वर्ण जो शब्द है इसका असल मतलब होता है रंग यानी कि कलर। लेकिन यहाँ पर जब हम वर्ण सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 4-फोल्ड डिवीजन की। 4-फोल्ड डिवीजन मतलब जो सोसाइटी थी, इंडियन सोसाइटी, उसको वैदिक पीरियड के टाइम पे हम कहते हैं कि 4 भाग में बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके अलावा भी एक 5th कैटेगरी बताई गई है। जो 5th कैटेगरी है उसमें आउटकास्ट पीपल और वो लोग जो बाहर से आए थे, दिस इज़ फॉरनर, स्लेव्स, वो लोग जिनको ऊपर दूसरों ने कब्जा कर लिया, इन लोगों को एक 5th कैटेगरी पंचम में डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर हम कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो इतना वर्ण हमारे सुनने में नहीं आता होगा जितना जाति शब्द जो है हमारे सुनने में आता है। जाति जो शब्द है, अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है स्पीशीज़। स्पीशीज़ किसी भी चीज़ की हो सकती हैं, प्लांट्स की होती हैं, ठीक है, किसी नॉन लिविंग थिंग की भी होती हैं। यहाँ पर जाति का मतलब जो है वो है हमारी कास्ट। जाति जो है वो सबसे कॉमनली यूज्ड वर्ड है। जो भी हम मतलब इंग्लिश में हम कास्ट बोल देते हैं और हिंदी में जाति यूज़ करते हैं हम कास्ट को रेफर करने के लिए। आगे बात करें तो जाति और वर्ण, इन दोनों में एक्चुअल क्या कनेक्शन है, इस चीज़ के ऊपर सोशियोलॉजिस्ट जो हैं उनकी डिबेट चल रही है। उस चीज़ के ऊपर हमें डिस्कशन नहीं करना है, बट हम इनके डिफ्रेंशिएशन की बात करेंगे। वर्ण जो होता है उसमें हमें पता है कि पूरी इंडियन सोसाइटी, हमारा जो इंडिया है, पूरी इंडियन सोसाइटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, इसमें अगर वर्ण सिस्टम की बात करें तो केवल 4 डिविजन्स हैं, ओनली 4 डिविजन्स है। लेकिन जाति के साथ ऐसा नहीं है। जाति जो है वो रीजन टू रीजन चेंज होने वाली चीज़ है। मतलब कि यहाँ पर जातियों का सिस्टम अलग चल रहा है, यहाँ पर अलग चल रहा है, यहाँ पर अलग चल रहा है। मतलब जाति जो है वो रीजन टू रीजन क्या होएगी, चेंज का सिस्टम होता है ना। ट्रायंगल जो होता है वो साइंस में हम चेंज वो लिखते हैं मैथ्स में, तो इसका मतलब है चेंज होती रहती है जाति जो हमारी। बहुत शुरू से बात करें तो वैदिक पीरियड के टाइम पे जो कि रफली 900 से 500 BC के अराउंड बताया जाता है, तो वैदिक पीरियड के टाइम से क्या था, हमारे वर्ण सिस्टम ही चलता आ रहा है। मतलब सबसे पहले अगर हम कास्ट की शुरुआत देखें, क्योंकि हम लोग थे नहीं उस टाइम पे, लेकिन जो एस्टिमेट चीज़ है वो यही है कि सबसे पहले वाकई में हमारा सिस्टम जो था वर्ण सिस्टम था। 4 डिवीजन बनी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। और ऐसा था कि ब्राह्मण जो बनता है वो क्षत्रिय भी हो सकता है, मतलब कि जो वैश्य है वो आगे जाके क्षत्रिय बन सकता है। मतलब इनके बीच में कोई भी फिक्स डिवीजन नहीं था कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ये जो है रिजिड नहीं थे, दीज वर नॉट रिजिड स्ट्रक्चर्स। इतनी बात क्लियर होने के बाद हमारे पास आते हैं कास्ट के फीचर्स। द फीचर्स ऑफ कास्ट। कास्ट के जो फीचर्स है 6 बताए गए हैं। सबसे पहला और सबसे विजिबल फीचर है डिटरमाइंड बाय बर्थ। हम सिर्फ पॉइंट्स में याद करेंगे। डिटरमाइंड बाय बर्थ ये है कि जो भी बंदा किसी कास्ट में पैदा होता है, ऐसा नहीं होता कि उसको जम नहीं रहा तो वो चेंज कर लेगा। कास्ट जो है वो किसी भी चॉइस का मैटर नहीं होती कि आप चूज करोगे आपकी क्या कास्ट है। इट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। नेक्स्ट थिंग इज एंडोगेमस। कास्ट का जो इंस्टीट्यूशन है वो होता है एंडोगेमस। एंडोगेमस का मतलब क्या है, ये आपका डिब्बा है, इसी के अंदर रहना है। एक्सोगेमस का मतलब क्या है, डिब्बे से बाहर भी निकल सकते हैं। एंडोगेमस तो है ये डिब्बे के अंदर रहना है, पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम मैरिज की बात कर रहे हैं। मैरिज होगी तो विद इन द कास्ट ही होएगी, ठीक है, इसका मतलब ये है। थर्ड जो चीज़ है वो है फूड शेयरिंग। आप सोचोगे ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो आजकल के ज़माने में देखने को भी नहीं मिलती है, लेकिन पुराने ज़माने में फूड शेयरिंग पे बहुत ही बंदेज थी कास्ट सिस्टम के अंदर। कौन सी कास्ट के साथ बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, कौन सी कास्ट के साथ कौन सा खाना खा सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है इनके लिए प्रिस्क्राइब्ड रूल्स थे। आज इन्हें नहीं मानते क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हिरार्की वर्ड हम लगातार सुनते रहते हैं, हिरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस। What does this thing mean? This thing means हिरार्की का मतलब होता है ऊपर से लेके नीचे तक का एक स्ट्रक्चर, जिसमें जो सबसे ऊपर है सबसे इंपॉर्टेंट मानेंगे, सबसे नीचे है
उसे सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट मानेंगे, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस हमने समझी नहीं। हिरार्की में ये होता है कास्ट 1 जो है, कास्ट 2, कास्ट 3, 4, कास्ट 5। हिरार्की एक स्ट्रक्चर है ऊपर से लेके नीचे तक जाने वाला, ठीक है। इसमें जो कास्ट 5 है उसकी पोजीशन जो होगी, उसका स्टेटस जो होगा, हिरार्की पे बेस्ड होता है हमारा स्टेटस, हमारी रैंक कास्ट सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इसकी सबसे कम होगी और इसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो हिरार्की जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कास्ट सिस्टम का। Talking about the fifth point, it is segmental organization। segmental organization का मतलब क्या होता है, अगर ये कास्ट 1 है, ऐसा नहीं है कि कास्ट जो है अपने आप में एक चीज़ है कि अगर ये फलानी ढिमकानी XYZ इस नाम का कास्ट है तो ये एक बराबर होगी। इस कास्ट में भी सब डिवीजन होंगे, ठीक है, इस कास्ट में भी सेगमेंट्स होंगे, पार्ट्स होंगे, और इसी चीज़ को, इसी फीचर को हम बोलते हैं सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की। एक जो कास्ट होती है उसमें भी आपस में ही अंदर अंदर डिविजन्स होते हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑक्यूपेशन। कास्ट हैज़ बीन ट्रेडिशनली लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन। इस चीज़ का मतलब ये है कि जैसे ये बंदा है राम और ये शूद्र कम्युनिटी का है, या फिर ये जो है लो कास्ट का बंदा है, तो इसका बेटा जो होगा वो भी सेम ऑक्यूपेशन फॉलो करेगा। सपोज ये झाड़ू लगाता है तो ये भी झाड़ू लगाएगा, ठीक है। ऐसे तो ऑक्यूपेशन से लिंक्ड होता था कि कास्ट और ऑक्यूपेशन आपस में लिंक्ड है, जो बंदा जिस कास्ट में है उसका वही ऑक्यूपेशन होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ देखने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि कास्ट का जो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल है, अनइक्वल इंस्टीट्यूशन है। किसी की रैंक बहुत ज़्यादा है, किसी की रैंक बहुत ही कम दी हुई है। इसके बाद कास्ट की बात करें, जो कास्ट का सिस्टम है उसमें दो तरह के प्रिंसिपल्स आते हैं, दो तरह की बातें, ठीक है, दो तरह की बातें आती हैं। पहली जो तरह की बात है वो है सेपरेशन और डिफरेंस। दूसरी तरह की जो बात है वो है होलिज्म एंड हिरार्की की बात। पहली बात करते हैं सेपरेशन एंड डिफरेंस की। सेपरेशन एंड डिफरेंस का मतलब मैंने पहले ही क्लियर हो चुका है, सिर्फ इस बात को पॉइंट, मतलब इसको सिर्फ पॉइंट की फॉर्म में प्रेजेंट करने की देर है। इसका मतलब ये कि हर कास्ट जो है वो एक दूसरे से अलग होती है, एक दूसरे से सेपरेट होती है। और सेपरेशन के लिए भी अगर आपने नोटिस किया हो, देखो मैरिज होगी तो अंदर अंदर होगी, खाना किसके साथ शेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्यूपेशन, ये मतलब खाने से लेके ऑक्यूपेशन से लेके हर तरीके से यही इस कास्ट सिस्टम का फीचर है कि कास्ट जो है वो मिक्स ना हो, सेपरेटेड रहे, एक दूसरे से क्या रहे, अलग रहे, डिफरेंट रहे। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ, ये बंदा है ए और ये कहता है कि मैं तो बहुत ही अपर कास्ट का बंदा हूँ, बहुत ही मोटा थाड़ा तकड़ा बंदा हूँ, ठीक है। अगर इस सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी में सिर्फ ये ए है तो इसकी बात का क्या अर्थ रह जाता है, इसकी बात का अर्थ शून्य रह जाता है, ठीक है। ये अगर तकड़ा है तो ये किसी के रिलेशन में ही तकड़ा होएगा, कोई बी कास्ट का बंदा है, कोई सी कास्ट का बंदा है, उसके रिलेशन में ही ये बंदा जो है अपनी कास्ट को ऊपर दिखा रहा है, इसका मतलब है होलिज्म। और जो ऊपर दिखा रहा है उसका मतलब है हिरार्की। तो ये जो दो तरह के प्रिंसिपल्स हैं ये एक बार देख लेना। इसके बाद है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। कास्ट जो है वो पूरे तरीके से प्योरिटी और पॉल्यूशन के जो कॉन्सेप्ट है उन पर बेस्ड है। प्योरिटी और पॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। प्योरिटी की, जिन चीज़ों को या फिर जिन कास्ट को प्योर माना जाता है ऑटोमेटिकली उनका हाई स्टेटस होता है, ठीक है। जिनको पॉल्यूटेड माना जाता है उनका लो स्टेटस होता है। अब अगर हम पूछेंगे, हमारे दिमाग में सवाल आएगा कि हाई कास्ट जो है या फिर हाई स्टेटस जो है उन्हें मिला है वो क्यों मिला है, इसका डायरेक्ट जो लिंक होता है वो होता है धर्म से। धार्मिक तौर पर जो चीज़ भगवान के करीब है, जो चीज़ गॉड के करीब है वो प्योर है और उसका हाई स्टेटस है। धर्म के ही रिलेशन में जो चीज़ गॉड से दूर है उसका पॉल्यूशन से नाता है, वो पॉल्यूटेड है और उसका लो स्टेटस है। जैसे ज्यूज़ का एग्जांपल है, तो जर्मन में ज्यूज़ के खिलाफ जो भी एट्रोसिटीज़ होती थी वो इसी वजह से होती थी क्योंकि ये माना जाता था कि जीसस को ज्यूज़ ने मारा था। तो अवे फ्रॉम गॉड दैट मीन्स यू आर पॉल्यूटेड, यू हैव अ लो स्टेटस। इसके अलावा जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये भी कहा है, हिस्टोरियंस जो हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो हारे हुए किंग्स हुआ करते थे, ठीक है, उनको भी लो कास्ट स्टेटस दिया जाता था। इसके बाद एक लाइन आती है, सो वी वर टॉकिंग अबाउट अ लाइन। इसके बाद जो लाइन आती है वो ये है
कि ये जो ग्रुप्स होते हैं, कास्ट का जो सिस्टम होता है या फिर कास्ट जो होती हैं, ये दो कास्ट है, कास्ट 1 कास्ट 2, ये आपस में कॉम्पीटिंग नहीं होती है। नॉन कॉम्पीटिंग ग्रुप्स, नॉन कॉम्पीटिंग ग्रुप्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री, इसका अर्थ समझते हैं। नॉन कॉम्पीटिंग का मतलब क्या है कि कास्ट 1 और कास्ट 2, सपोज कास्ट 1 का हाई स्टेटस है, कास्ट 2 का लो स्टेटस है, तो कास्ट 1 और कास्ट 2 दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। ना कास्ट 2 इससे लड़ झगड़ के अपना स्टेटस पाना चाह रही है, ना ये। क्यों? क्योंकि कास्ट सिस्टम ऐसा अलाउ ही नहीं करता। समझ गए? यानी कि कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी यानी मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी बात है कि आज के ज़माने में कास्ट हमें ऐसी नहीं दिखती है जैसी पहले ज़माने में हुआ करती थी। जो सारी बातें हैं ये कास्ट के कुछ मेन फीचर्स हैं जो स्क्रिप्चरल जो धार्मिक चीज़ों में लिखी हुई है, शास्त्र वगैरह में लिखी हुई है, ये चीज़ें हैं। इसके बाद है कोलोनियलिज्म एंड कास्ट। हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि कोलोनियलिज्म यानी कि जब दूसरी कंट्री एक कंट्री पर आकर रूल करती है, उसका कास्ट से क्या ही रिलेशन होगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई थी शायद कि कास्ट जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर लागू होने वाली एक स्पेशल चीज़ है। मतलब हमारी कंट्री का ही एक बहुत ही स्पेशल फीचर है। होती और जगह पे भी होगी, लेकिन जितनी स्पेशल फीचर ये हमारी कंट्री की है उतनी किसी और की नहीं है। स्पेशली हमारी सोसाइटी में ये लागू होती है। कॉलोनियलिज्म का जो इम्पैक्ट पड़ा था कास्ट पे वो बहुत ही इमेंस रहा है। कैसे? कॉलोनियलिज्म का कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ा? पहला पॉइंट, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने देखा कि इंडियन सोसाइटी जो है वो कास्ट में बटी हुई है। उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी। फिर उन्होंने सोचा कि हमें ना डाटा कलेक्ट करना चाहिए। कंट्री को गवर्न करने के लिए, जो इंडिया है उसको अच्छे से गवर्न करने के लिए, इफेक्टिवली गवर्न करने के लिए हमें ना इनके कस्टम्स, मैनर्स, इनका सिस्टम सब समझना चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सेंसस होते हैं, जनगणना, उसमें इन्होंने ये चीज़ इंक्लूड करनी शुरू कर दी। 1901 का जो सेंसस हुआ था, हर्बर्ट रिजली बहुत ही सिंपल सा नाम है, याद हो जाता है। हर्बर्ट रिजली जो थे वो इस चीज़ के इसके डायरेक्टर थे 1901 के सेंसस के। उनके अंदर ये जो सेंसस हुआ था, इन्होंने सोचा कि हम लोग इस वाले सेंसस से क्या करेंगे, हम सोशल हायरार्की ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट किस ऑर्डरिंग में है कि कौन सी कास्ट सबसे ऊपर होती है, कौन सी सबसे नीचे होती है, उस चीज़ को समझने की हम कोशिश करेंगे। एक चीज़ और, जो हमारे सेंसस शुरू हुए थे 1860s में शुरू हो गए थे, 1868 से लेके 72, लेकिन फॉर्मली जो 10 साल वाले शुरू हुए थे वो 1881 से हुए थे। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो 1881 रहेगा सेंसस की बात करें तो। हाँ, तो बैक टू द पॉइंट, तो इन्होंने सोचा कि हमें कलेक्ट करना चाहिए। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि अब तक जो लोग कास्ट आइडेंटिटी थी उनकी, पर इतनी ज़्यादा रिजिड नहीं थी, फ्लूइड हुआ करती थी कि एक कास्ट दूसरी कास्ट में चेंज हो सकती है, या फिर जो इनके परफेक्ट डिस्टिंक्शन है वो नहीं थे कि ये वाकई में नीची ही कास्ट है। लोग इतना ध्यान नहीं दिया करते थे। लेकिन जब इन्होंने ऐसा किया तो फिर सेंसस कमिश्नर जो थे उनके पास लाखों की तादाद में बहुत सारे जो है बहुत सारे ही वो आने लगे थे इनके पास, चिट्ठियाँ कह लो तुम या फिर पेटिशंस कह लो, वो आने लगे थे कि हमारी कास्ट ऊपर है। कोई कहता था हमारी कास्ट ऊपर है, कोई कहता था हमारी कास्ट ऊपर है। क्योंकि जब ये देखा जाने लगा कि ऑफिशियली रिकॉर्ड होएगा कि कौन सी कास्ट ऊपर है, तो कास्ट 1 भी कह रही है मैं ऊपर हूँ, कास्ट 2 कह रही है, कास्ट 3 कह रही है, और ये तीनों क्या है, आपस में बता रहे हैं एक दूसरे को भी। और इसके लिए क्या कर रहे हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस भी पेश कर रहे हैं कि देखो हिस्ट्री के बेस पे हम एविडेंस पेश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। इस चीज़ से क्या मतलब है? इस चीज़ से मतलब है कि जो मैंने पहला फीचर बताया 1901 के सेंसस की सारी कहानी सुनाई है, इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स ने ये स्टेप उठाया इसकी वजह से कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया। कास्ट सिस्टम बिगे रिजिड हो गया। जो पहले हल्की हल्की डिविजन्स थी उन्होंने स्ट्रिक्ट फॉर्म ले ली। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करें, नेक्स्ट चीज़ जो थी वो थी लैंड सेटलमेंट। दूसरा पॉइंट, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। हमें पता है ब्रिटिशर्स जब आए थे तो वो लैंड सेटलमेंट सिस्टम लेके आए थे, जिसमें वो क्या करते थे, ज़मींदार हुआ करते थे कुछ, उनके थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। जो ज़मींदार होते थे ये ऊंची कास्ट के होते थे। पहले क्या होता था, जो ऊंची कास्ट है, ऐसा कह रहे हैं कि ऊंची कास्ट जो उनके पास ज़मीन है, उनके पास जायदाद है, वो उस चीज़ के मालिक हैं। जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने ज़मींदारी के राइट्स दे दिए, तो ये जो कहने वाली बात थी कि जो अपर कास्ट है
यूसीज अपर कास्ट जो है उनके पास ऊंचा स्टेटस है, रुतबा है, वो चीज़ लीगल हो गई। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये ऐसा ही कुछ सिमिलर सा इम्पैक्ट पड़ा लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोग्राम्स का, उसमें भी जो है कास्ट सिस्टम इंक्लूड हो गया कहीं ना कहीं। और चौथी चीज़ जो बात करेंगे वो है कि GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट में क्या हुआ, हम आज सुनते हैं SC ST, जिसका S का मतलब होता है शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड का मतलब होता है लिस्टेड। इस जो एक्ट था इसके थ्रू यही हुआ, इस एक्ट में ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम शेड्यूल बनाएंगे, हम लिस्ट बनाएंगे उन कास्ट की, उन ट्राइब्स की जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो बिना स्पेशल ट्रीटमेंट के ऊपर नहीं उठ पाएंगी, चाहे इनमें अनटचेबल्स लोग हो, वो लोग हो जिनके खिलाफ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उन चीज़ों को हमें गिनना पड़ेगा। तो इन्होंने ये किया। इसके बाद क्या हुआ कि जो 1935 के एक्ट के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड ये निकल के आए। तो अगर हम देखें शेड्यूल्ड वर्ड का जो ओरिजिन है वो भी इसी एक्ट में है, और जो SC ST का कॉन्सेप्ट आया है उसका ओरिजिन भी इसी एक्ट में है। ठीक है, आज हम यहीं तक कवर करेंगे। कास्ट के इंस्टीट्यूशन में अभी एक थोड़ा सा टॉपिक हमारा बच रहा है जो हम थोड़ी देर बाद कवर करेंगे। थैंक यू।